आज मैं आया हूं सन 1800 के भारत में। देखते हैं आज के समय कैसा जीवन था। मेरे पीछे देखो, व्यापार करने अंग्रेज आए हैं। अब ये धीरे धीरे फूट डालेंगे और राज करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी दुनिया में खड़े हैं जहां समय की रफ्तार बैलगाड़ी के पहियों के साथ चलती है। हवा में डीजल या पेट्रोल का धुआं नहीं, बल्कि गीली मिट्टी, गाय के गोबर और दूर कहीं जलते चूल्हों की गंध है। यह सन 1800 का भारत है। यह वह दौर है जब इतिहास अपनी करवट बदल रहा था। एक तरफ सदियों पुराने विशालकाय वटवृक्ष जैसे साम्राज्य अपनी जड़ें खो रहे थे और दूसरी तरफ 7 समुंदर पार से आए कुछ व्यापारी अपनी जेबों में तराजू और हाथों में अदृश्य जंजीरें लेकर इस सोने की चिड़िया को पिंजरे में कैद करने की तैयारी कर रहे थे। यह कहानी केवल तारीखों और राजाओं की नहीं है। यह कहानी उस सन्नाटे की है जो किसी बड़े तूफान से पहले आता है। आइए धूल भरी पगडंडियों पर चलकर उस अखंड भारत को करीब से देखते हैं जो आज के मानचित्रों में कहीं खो गया है। सन 1800 का भारत आज के भारत जैसा बिल्कुल नहीं था। अगर आप उस समय किसी ऊंचे टीले पर खड़े होकर देखते तो आपको कोई कंटीली तारें या सरहदें नजर नहीं आती। यह वह दौर था जब भारत का सीना काबुल और कंधार की पथरीली पहाड़ियों से शुरू होकर बर्मा यानी म्यांमार के घने वर्षावनों तक फैला हुआ था। उत्तर में हिमालय का प्रहरी अपनी पूरी भव्यता के साथ खड़ा था और दक्षिण में हिंद महासागर अपने तूफानी थपेड़ों से इस प्रायद्वीप के चरण पखार रहा था। इस विशाल भूभाग में आबादी करीब 17 करोड़ थी। सुनने में यह संख्या आज के 140 करोड़ के सामने बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन उस वक्त यह दुनिया की सबसे घनी और समृद्ध आबादियों में से एक थी। लेकिन यह आबादी शहरों में नहीं, बल्कि जंगलों और गांवों की गोद में बसती थी। उस समय का भारत जंगलों का देश था। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए इंसान को कई बार शेरों की दहाड़ और हाथियों के झुंड का सामना करना पड़ता था। प्रकृति और इंसान के बीच एक अजीब सा संतुलन था, खतरनाक मगर पवित्र। दिल्ली के लाल किले की दीवारों पर अब वो चमक नहीं रही थी जो कभी शाहजहां के द्वार में हुआ करती थी। 18वीं सदी के अंत तक आते आते मुगल सल्तनत एक ऐसे बूढ़े शेर की तरह हो गई थी जिसके पास न तो शिकार करने की ताकत थी और न ही दहाड़ने का दम। बादशाह शाह आलम द्वितीय तख्त पर तो बैठे थे, लेकिन उनकी हुकूमत दिल्ली से पालम तक सिमट कर रह गई थी। मुगल दरबार जो कभी कला, संस्कृति और ताकत का केंद्र हुआ करता था, अब साजिशों का अड्डा बन चुका था। खजाने खाली हो रहे थे और दीवारों से कीमती रत्न नोच लिए गए थे। यह वह समय था जब भारत का केंद्रीय सत्ता का सूर्य अस्त हो रहा था और इस अंधेरे का फायदा उठाने के लिए कई परछाइयां तैयार खड़ी थीं। आम जनता जो कभी बादशाह को झिल्ले इलाही यानी ईश्वर की परछाई मानती थी, अब अपनी सुरक्षा के लिए स्थानीय सरदारों और बाहुबलियों की ओर देख रही थी। दक्षिण और मध्य भारत में भगवा ध्वज लहरा रहा था। मराठा साम्राज्य जिसने मुगलों की ईंट से ईंट बजा दी थी, 1800 के आते आते अपनी ही तलवारों की धार से घायल हो रहा था। पुणे के शनिवार वाड़ा में पेशवाओं की सत्ता थी, लेकिन मराठा सरदारों सिंधिया, होलकर, भोसले और गायकवाड़ के बीच आपसी अविश्वास की खाई गहरी हो चुकी थी। अंग्रेज जो बहुत चतुर मनोवैज्ञानिक भी थे, उन्होंने इस नब्ज को पहचान लिया था। मराठा वो आखिरी दीवार थे जो फिरंगियों को पूरे भारत को निगलने से रोक रहे थे, लेकिन यह दीवार बाहर से मजबूत दिखते हुए भी अंदर से खोखली हो रही थी। आपसी कलह ने उस महान शक्ति को कमजोर कर दिया था जो कभी अटक से कटक तक अपना घोड़ा दौड़ाती थी। अब बात करते हैं उस तीसरी शक्ति की जो न तो इस मिट्टी की थी और न ही इस धर्म की, दी ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी। ये लोग आए तो थे मसाले, काली मिर्च और मलमल का व्यापार करने, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाओं ने जल्द ही उन्हें व्यापारी से शासक बना दिया। सन 1800 का दृश्य देखिए। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के बंदरगाहों पर बड़े बड़े जहाज लंगर डाले खड़े हैं। उन जहाजों से उतरते हुए गोरे अफसर जिनकी नीली आंखों में आश्चर्य कम और लालच ज्यादा था, उन्होंने मुगलों की ढलती शाम और मराठों की आपसी फूट को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उनकी रणनीति युद्ध के मैदान से ज्यादा दस्तावेजों पर चलती थी। वे पहले किसी राजा के दरबार में तोहफे लेकर जाते, फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाते और अंत में सहायक संधि के नाम पर उस राजा की सेना को खत्म कर
अपनी सेना थोप देते। राजा को लगता कि अंग्रेज उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन असल में वह अपने ही महल में कैदी बन रहा होता था। 1800 का साल वो दहलीज थी जहां भारत एक सोने की चिड़िया से एक उपनिवेश बनने की प्रक्रिया में पूरी तरह फंस चुका था। गांव का किसान अपनी फसल काट रहा था, जुलाहा अपने करघे पर कपड़ा बुन रहा था, इस बात से बेखबर कि 7 समंदर पार लंदन में बैठे कुछ व्यापारियों ने उनकी किस्मत का सौदा कर दिया है। महलों की साजिशों से दूर चलिए अब हम 1800 के उस असली भारत में चलते हैं जो मिट्टी के घरों और फूस की छतों के नीचे सांस ले रहा था। अगर आप उस दौर के किसी गांव में पहुंचते तो आपको अपनी जेब में खनकते सिक्कों की कोई जरूरत नहीं पड़ती। वो दुनिया रुपए से नहीं बल्कि भरोसे और जरूरत से चलती थी। इसे हम बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे, लेकिन गांव वालों के लिए यह महज एक लेन देन का तरीका नहीं बल्कि जीवन जीने का सलीका था। सुबह का सूरज उगते ही कुम्हार का चाक घूमने लगता और किसान अपने हल को बैलों के कंधों पर रख खेत की ओर चल पड़ता। जब फसल कटती तो वह केवल किसान के घर नहीं जाती थी, उसका एक हिस्सा उस लोहार के घर जाता जिसने हल की फाल बनाई थी, एक हिस्सा उस नाई को मिलता जिसने साल भर हजामत की थी और एक हिस्सा उस पुजारी को दिया जाता जो मंदिर में दिया जलाता था। सोचिए, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां महंगाई का कोई डर नहीं था। अगर आपके पास गेहूं था और आपको मटके की जरूरत थी तो आप गेहूं देकर मटका ले सकते थे। न कोई टैक्स